मटेरियल ब्रदर्स, आज जो मैं लेक्चर आपको देना चाह रहा हूँ या जिसके बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो है सैप का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप इसको समझ गए तो आप समझ लें कि आपने सैप के बहुत कोर सब्जेक्ट को समझ लिया। इस टॉपिक के बाद आप समझ लें कि आप ने यानी कि आप ये समझ लें कि आपको सैप की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल ये दो कोर सब्जेक्ट हैं सैप के, और इनमें मटेरियल एक्विजिशन जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें इस तरह है कि जब मैं आपको ये बताऊंगा तो इसी के साथ मैं आपको एक अटैच कर दूंगा यही वाली पूरा ट्यूटोरियल इसका। तो आप इसमें जब काम करेंगे तो आपको ये खुद ब खुद आगे गाइड करेगा, तो आपको किसी से फर्दर क्लैरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको हम देखते हैं कि प्रोसेस को प्रोक्योरमेंट साइकिल। अच्छा, जब मैं हाइनून में काम करता था तो उस वक्त मैं एक्सपोर्ट में काम करता था। तो मेरा ये काम होता था कि मैं एक एक्सेल की शीट बनाता था और मैं सारे डिपार्टमेंट से परचेजिंग से शुरू करता था। क्योंकि मैं एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में था, परचेजिंग से मैं इंफॉर्मेशन लेनी शुरू करता था, प्रोडक्शन में जाता था, प्रोडक्शन से वो उसके बाद मैं जाता था उनके पास नीचे जो हमारा डिपार्टमेंट होता था प्रोक्योरमेंट, और इस तरह सारे डिपार्टमेंट अकाउंट्स और सब डिपार्टमेंट के पास मैं गुज़र के के बाद मैं एक पूरी शीट बनाता था और वो अपने जो डायरेक्टर था उसको देता था। अच्छा, उसमें ये था कि हर डिपार्टमेंट के पास मुझे जाना पड़ता था इंफॉर्मेशन लेने। अच्छा, जब ये सैप आया तो इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात ये हुई कि हर डिपार्टमेंट चीज़ ऐड करता था और किसी को अब ये था कि अब आपको नहीं जाना पड़ता किसी को शीट देने, हर डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन फीड करता है और डायरेक्टर के पास खुद ब खुद सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले प्रोक्योरमेंट में डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, इसमें यह होता है कि सबसे पहले आपने डिटरमिन करना होता है, वो स्टोर समझ लें, एक स्टोर मुख्तलिफ स्टोर होते हैं, वो बता देते हैं कि जी ये उनका हर इंचार्ज होता है कि आप हमारी ये रिक्वायरमेंट है। जब आप वो रिक्वायरमेंट डिटरमिन कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो आपका जो होता है कि आपने सोर्स ऑफ डिटरमिन करना होता है कि आप लोकली पर लोगों से वेंडर से परचेज़ करेंगे, बाहर से इंपोर्ट करेंगे। जैसे हम हाइनून में थे तो हम जो उसकी एक्सेसरीज़ थी गारमेंट्स की वो हम हांगकांग से इंपोर्ट करते थे, ठीक है, और वो उसका वेंडर हमें पहले ही बताया होता था लिवाइस वगैरह ने। लेकिन जब हम जो लोकली थे उनको हम देखते थे कि कहाँ कहाँ से इधर से ही करना है, कॉटन कहाँ से परचेज़ करनी है, हर चीज़ डिफरेंट चीज़ें जो है ना उसकी प्रिंटिंग कहाँ से करानी है वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जब हम अपना सोर्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं तो थर्ड जो आता है कि हमने इनमें से किस वेंडर को सिलेक्ट करना है। अब वो वाले वेंडर तो जो हमारी एक्सेसरीज़ थी, क्योंकि वो हम यहाँ पे इतनी क्वालिटी की नहीं बनती थी, वो तो हमारी हांगकांग से आ जाती थी गारमेंट्स की। जो बाकी थी उसकी वेंडर की सिलेक्शन हम खुद करते थे।
हमें रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा, हमें उसकी प्रिंटिंग हमने किससे करवानी है। जब हमने वेंडर की सिलेक्शन कर ली, ठीक है, नेक्स्ट होता था हमारा, हम उनसे कोटेशन मांगते थे। तो जब वो कोटेशंस हमें देते थे अपने, तो उसके बाद हम उनको परचेज़ ऑर्डर देते थे। हम अपना ऑर्डर उनको ऑर्डर प्लेस कर देते थे। ठीक ठीक है ना। जब ऑर्डर प्लेस कर देते थे, उसके बाद ये नहीं होता था, अच्छा इसमें ऑर्डर एक तो हम प्लेस करते हैं, आपको इस ये जैसे हमारा एक बंदा होता था, वो जाके चेक करता था कि जो उसकी जो प्रोडक्शन हो रही है जहाँ पे हमने दिया हुआ है वेंडर को, वो हमारे मुताबिक कर रहा है या उसकी क्वालिटी लो होती थी। यानी कि परचेज़ ऑर्डर की हम मॉनिटरिंग करते थे, उसके जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती थी हमारा मटेरियल की, कुछ चीज़ों की जैसे प्रिंटिंग वगैरह की, तो हम उसको मॉनिटर करते थे। अच्छा, जब उसके बाद क्या होता था, हमारी गुड्स हमें वेंडर से रिसीव हो जाती थी, ठीक है। और जब वो रिसीव हो जाती थी, तो उसके बाद यानी कि उसकी क्वालिटी वगैरह चेक हुई, तो वो हमें मिल गई। उसके बाद जब हमारी गुड्स रिसीव हो गई, तो हम उसको एक गुड्स रिसीव को, उसके बाद वो एक इनवाइस हमें भेजता था। जो हमारा वेंडर था वो हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक इनवाइस सेंड कर देता था, यानी अपना बिल। उस बिल को हम जो गुड्स रिसीव होती हैं उसके साथ कंपैरिजन करते थे, और जो मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है उसने जो उसके मुताबिक हम साथ ये तीनों चीज़ें हमारी आ जाती थी, तो वो उसको वेरीफाई करके, यानी कि यहाँ तक तो वो ख़त्म हो जाता है काम उसका मटेरियल वालों का, और ये इनवाइस की आ जाती हमारी फिनांस डिपार्टमेंट में। अगर फिनांस डिपार्टमेंट देखता है कि ये सारी चीज़ें इनवाइस वगैरह जो है वो परचेज़ ऑर्डर के मुताबिक आ गई हैं, तो वो क्या कर देता था, वो उसको पेमेंट कर देता था। ये तो हो गई हमारी। अब दूसरा इसी तरह की हमारा ये होता था, अब ये समझ लें हम एक वेंडर हैं, जो लिवाइस वाले इसी तरह लिवाइस वाले करते हैं, वो अपनी डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट करते हैं कि उनके पूरी दुनिया में उनके स्टोर होते हैं, वो उनके बता देते हैं, उनके रिक्वायरमेंट डिटर्मिन करते हैं कि कौन कौन सा उनके पास क्वालिटी की गारमेंट्स की कमी है, या नया जो गारमेंट है उनकी वो कितनी उनकी सेल हो सकती है, वो सारी डिटर्मिनेशन करके रिक्वायरमेंट को वो तो वो क्या करते हैं, वो उनका अपना एक डिपार्टमेंट होता है, वो देखते हैं कि कहाँ से उनको किन किन कंट्री से किस कंट्री से उन्होंने इंपोर्ट करनी है। उसके बाद वो उस कंट्री में वेंडर की सिलेक्शन कर लेते हैं, और जब जैसे हम हैं उनके वेंडर, अब उनके वेंडर हम हो गए, जैसे हम गारमेंट्स उनको सप्लाई करेंगे। अच्छा, वेंडर उसके बाद उसके बाद वो हमें परचेज़ ऑर्डर दे देते थे, हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता था परचेज़ ऑर्डर, उसके मुताबिक हम उसके बाद। अच्छा, इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट था उनके यहाँ पे ये परचेज़ ऑर्डर मॉनिटरिंग। जब हम परचेज़ ऑर्डर जब हम ये करते थे कि उनकी प्रोडक्शन करके पैकिंग कर लेते थे, तो वो हमारे आके पैकिंग से पहले वो उसको चेक करते थे सारे चीज़ों को, कि हमारी जो गारमेंट्स हैं ये यहाँ पे जो पैकिंग कर रहे हैं उनकी वो उनके मुताबिक है जो उन्होंने ऑर्डर किया है। अच्छा, वो उसको जब वो चेक कर लेते थे, तो वो क्या करते थे, उसको हमारे क्वालिटी एश्योरेंस का एक सर्टिफिकेट इशू कर देते थे, क्वालिटी का सर्टिफिकेट। उसके बाद के ये ठीक है, उसके बाद वो गुड्स जो है यहाँ से चली जाती थी, यानी हम शिप कर देते थे, तो वो वहाँ पे यानी लेटर ऑफ क्रेडिट के मुताबिक उनको सारी डॉक्यूमेंट्स जब हम भेज देते थे, तो
उनके यानी कि किसी जो उनका वेयर हाउस होता था, जहाँ पे भी उन्होंने कहा होता था कि इस प्लांट इस हमारे स्टोर में वेयर हाउस में भेज दें, तो वो शिपिंग पॉइंट वहाँ पे हम भेज देते थे लेटर ऑफ क्रेडिट, और साथ अपने क्या करते थे इनवॉइस वगैरह साथ लगा के उनको भेज देते थे। और जब वो उसके बाद वो उसके मुताबिक वो बैंक के थ्रू हमें ये डॉक्यूमेंट, हम बैंक के थ्रू भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे, लेकिन डॉक्यूमेंट उसमें बैंक के थ्रू सबमिट करनी होती हैं, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो पेमेंट कर देते थे। ये तो हो गया ये चीज़। अब हम इस तरह है, ये तो एक इसका हो गया थ्योरेटिकल। अब हम प्रैक्टिकली करते हैं कि आप ये देखें कि ये एक वेंडर है। हमने सबसे पहले ये हम ऐसे ही मैं आपको अटैच कर दूंगा, आपने ऐसे ही करना है, ये क्रिएट अ वेंडर। ठीक है, जब हमने वेंडर क्रिएट करना है, इसमें क्या है कि इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। दिस विल इन्वॉल्व नेविगेटिंग टू द ट्रांजैक्शन, एंटरिंग द रिक्वायरमेंट एंड देन सेविंग द रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसमें सबसे पहले एग्जिट करके दोबारा करते हैं। अच्छा, इसी से हम शुरू कर देते हैं। अच्छा, वेंडर दिस विल इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। मास्टर रिकॉर्ड बनाना है, हमारे कई वेंडर होंगे, एक वेंडर का हम अब मास्टर रिकॉर्ड आपके सामने बनाने लगे हैं। उसमें क्या होगा, हम जाएंगे लॉजिस्टिक में, लॉजिस्टिक में मटेरियल, मटेरियल में परचेजिंग, परचेजिंग में आगे मास्टर डाटा, मास्टर डाटा में आगे अगर हम गलती करेंगे तो वो खुद ब खुद हमें करेक्ट कर देगा। वेंडर का रिकॉर्ड बनाना वेंडर, और ये हमने क्या करना है परचेजिंग। ये हमारा सेंट्रली लोकेट कर रहे हैं, कोई एक डिपार्टमेंट नहीं, उनका हेड ऑफिस परचेज कर रहा है। अब इस समय हम क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, अब ये देखें इसकी साइड पे वो साथ साथ बता रहा है कि जो है इसमें ये मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा दूँ। अच्छा, इसमें वो साथ साथ आपको बता रहा है कि नो यू विल एंटर द इनिशियल डाटा फॉर द वेंडर मास्टर फॉर सेलेक्ट कंपनी कोड। ठीक है, इसमें कंपनी कोड कौन सा है, ये वाला सेकंड वाला। अच्छा, इसमें कंपनी कोड वो कह रहा है कि कौन सा आपने लिखना है, 3000। कौन सा लिखना है जी, 3000। यहाँ पे हमने 3000 लिख देना है। ठीक है जी, 3000। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो क्या कहता है, टैब आपने प्रेस कर देना है। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि अगर मैं आपको ये टीच ना भी करूँ तब भी आप खुद भी इसमें बड़े मज़े से आराम से खुद भी सीख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है कि परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी कोड तो आपको पता ही है कि एक मेन क्लाइंट होता है, और जो लीगल एंटिटी होती है, जैसे एक लीगल एंटिटी एक होती है, वो उसको कंपनी कोड दिया जाता है। क्लाइंट जो है वो आप पेरेंट कंपनी है एक, और उसमें कंसोलिडेशन सारी होती हैं, लेकिन उसके बाद इंडिविजुअल जो लीगल एंटिटी है वो हर कंपनी जो है उसकी एक सेपरेट है। जैसे पूरी दुनिया में जैसे इन कई कंपनियां हैं, उन्होंने कई अपनी अलग-अलग कंपनियां बनाई होती हैं, तो हर एक के लिए अलग-अलग। जैसे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है 3000 इसकी, सॉरी। ठीक है जी, उसके बाद टैब। अच्छा, इसमें बड़े मज़े की बात है कि जो जब मैं फायर में काम करता था, वो भी एक्सपोर्ट की एक कंपनी थी। हाई नून में भी कई कंपनियां थी, कोई एक न्यूट्वेट की थी, एक उन्होंने अलग अलग कंपनियां सेट की हुई थी। इसी तरह सफ़ायर में था, सफ़ायर में एक कंपनी थी। अच्छा, मैं उसमें एक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट था उसका, लेकिन उसके अंदर 9 कंपनियां थी, और सबके डॉक्यूमेंट्स हम बनाते थे, 8-10 बंदे सारे, और ये सारी कंपनीज़ के होते थे। यानी कि जैसे इसी तरह परचेजिंग डिपार्टमेंट भी एक ही होता था जो 9 कंपनियों को डील करता था। तो ये इस तरह
कई कंपनियों में ऐसे हो सकता है कि वो परचेजिंग डिपार्टमेंट, एक उनका परचेजिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे था, अच्छा एक परचेजिंग डिपार्टमेंट इनका कराची में भी था। अच्छा ये जो होता है कि एक परचेजिंग डिपार्टमेंट दो कंपनियों को भी डील कर सकता है, ठीक है, तीन कंपनियों को भी डील कर सकता है। तो वो इसी तरह एक प्लांट के ऊपर मुख्तलिफ़ कंपनियों की भी प्रोडक्शन हो सकती है। तो वो इसमें जो है ये एक वहाँ पे और एक ही डिपार्टमेंट होता था अकाउंट्स, वो जो 8 कंपनियों को डील करता था। तो वो इस तरह वो उनकी ये परचेजिंग डिपार्टमेंट इस तरह है। अच्छा उसके बाद वेंडर का इसने कोड दे दिया जी। अब अकाउंट ग्रुप, अच्छा जी वेंडर अकाउंट ग्रुप का करते हैं जी, क्या है अकाउंट ग्रुप जनरल वेंडर है जी आपका ये, यानी कि वेंडर के अब ये होता है कि एक जनरल वेंडर होता है, एक आप इसमें मुख्तलिफ वेंडर होते हैं किस्म के, कोई छोटे वेंडर होते हैं उनको आप अलहदा कोड दे देते हैं जिनकी उनको स्पेसिफाई नहीं करते कि ये कौन सा, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका आप एक ग्रुप इंडस्ट्रियल वेंडर हैं, इस तरह मुख्तलिफ किस जैसे हमारी हमने प्रिंटिंग करवानी है तो उसका एक अलहदा ग्रुप है बना दिया हमने, हर एक का अलहदा नाम करने के बजाय हमने प्रिंटिंग में जाएंगे उसमें से पूरा एक वेंडर का एक जो प्रिंटिंग कंपनी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसका ये ग्रुप है और उसका वेंडर अब हमने उसका नेक्स्ट करना है 0010, अच्छा 0010। अच्छा इसमें ये वेंडर, अब इसके बाद वेंडर आ गया जी, टैब वेंडर को, अच्छा उसके बाद वेंडर फाइनली सिलेक्ट एंटर बटन। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर बटन कर। अच्छा अब यहाँ पे हम उस वेंडर का नाम लिखेंगे, ये कंपनी है, वेंडर का नाम अब हमने लिखना है ये वाला जनरल प्रोडक्ट INC, यहाँ पे हमने इसको लिख देना है। और मैं तो बस एंटर ही कर दूँ, इसको थोड़ा सा आगे कर दूँगा तो नाम खुद ब खुद आ जाएगा, लेकिन आप इसको टाइप कर लें, ठीक है। उसके बाद टैब करना है और तो उसमें आएगा कि नेक्स्ट सेलेक्ट, जैसे हम अब जनरल प्रोडक्ट INC लंबा नेम होता है तो हम अब बाज़ बात कहते हैं कि यार जैसे एक कोड रख लेते हैं, इस कंपनी का कोड रख लेते हैं, इसका शॉर्टकट किस नाम से हम याद रखेंगे, तो उसमें हमने उसका नाम लिख दिया है। ये सर्च किस नाम से सर्च करेंगे जी, सिर्फ प्रोडक्ट के नाम से, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देनी है। उसके बाद वो उसका एड्रेस लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद आपने फर्स्ट सेकंड पोस्टल कोड लिख देना है यहाँ पे जी। अच्छा उसका कोड लिखने के बाद ये इसका कोड हो गया जी। और शहर वो शहर लिख दिया और कंट्री लिख दिया और उसकी MN वो स्टेट लिख दी उसकी, टैब कर दिया और आ गया। टैब करने के बाद आ गया जी ये PO बॉक्स नंबर वगैरह। वो क्या कहता है, अब हम एंटर करेंगे इसको, जब फर्स्ट सेलेक्ट द एंटर बटन टू वेरीफाई। अब ये जो इसका नाम, अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमने इसको एंटर कर दिया। अच्छा अब इस देन सेलेक्ट द सेव बटन। अब जब हम इसको सेव करेंगे तो ये इसका एक, आपने देखा नीचे ये वाला इसका एक वेंडर का उसका कोड आ गया जी। कौन सा जी, 134 एंड में, बाकी पूरा लंबा कोड है, मैं एंड वाला 134 बता देता हूँ आपको। अच्छा ये हमारा वेंडर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब एग्ज़िट हो गया, कर देना हमने। इसमें आप टेस्ट भी दे सकते हैं, सेकंड वाला जो है, फर्स्ट पे तो हम काम करते हैं ना, सेकंड वाले के आप जैसे ग्रेड ये टेस्ट जब आप कंप्लीट कर लें तो आपने टेस्ट दे देना है, ठीक है। और ना भी करें तो तभी एग्ज़िट करके नेक्स्ट पे आ गए। अब वेंडर तो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है कौन उसके बाद क्रिएट परचेज इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा जो मैंने आपको ये बताया था ना इसमें, ये वेंडर सिलेक्शन, अच्छा ये यहाँ पे हमने पहले ही उसको जो है ना वेंडर की पूरी इंफॉर्मेशन मास्टर डाटा में ली हुई थी, ठीक है। इसलिए हमने वेंडर जो सिलेक्ट किया वो इधर वेंडर इंफॉर्मेशन वेंडर क्रिएट कर दिया उस वहाँ पे जाके, ठीक है जी।
यहाँ पे हमने वेंडर वो क्रिएट किया है। अब क्रिएट परचेज इन्फॉर्मेशन। In this lesson, you will learn how to create a purchase information record. This will involve navigating to the transaction, entering the and then saving your data. अब हमने जी इसमें परचेज़ की इंफॉर्मेशन देनी है। You create purchase information record to provide buyers with information on a specific material and vendor supplying the material. आपने जो वेंडर उसको बताना नहीं कि जी आपने क्या चीज़ें परचेज़ करना चाहते हैं वेंडर को। मटेरियल मैनेजमेंट आ गया, परचेजिंग में आ गया, परचेज़ इसमें मास्टर डाटा में परचेज इंफॉर्मेशन, वेंडर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। अब उसी जो वेंडर है ना 134, ये वाला 100134 जो हमने भी वेंडर बनाया है, उसकी अब हमने परचेजिंग इन्फॉर्मेशन इसमें देनी है जी। ठीक है, इस वेंडर का यहाँ पे अपने रेफरेंस करना है तो और एंटर कर देना है। इसे नेक्स्ट एंटर CBD बाल बेरिंग, इससे हमने मटेरियल जो है परचेज़ करना है इस वेंडर से। ठीक है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी जी, इसको हम बता रहे हैं 3000। ये जो है हमारी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ये होगी। अब ये होता है मुख्तलिफ हमारी कई परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एक ही कंपनी में। अच्छा जी, और कई कंपनियों को एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन भी डील करती है। नो एंटर। आप कहाँ से जी, कौन सा प्लांट है, कहाँ पे है जी, शिकागो में। जैसे वो प्रोडक्शन कई, अब ये जैसे मैंने आपको बताया बाज़ का वो मटेरियल डायरेक्ट जो है ना, जैसे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच जाता है जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है जी। अच्छा, इन्फॉर्मेशन हो गई। अब उसके बाद क्या कहता है, फाइनली सिलेक्ट द एंटर बटन। ये जब हमने इन्फॉर्मेशन दी तो अब हमने सिलेक्ट कर दिया एंटर। अब वो सारा उसमें अब हमने इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये मटेरियल ग्रुप भी आ गया ना, मेटल का, ये मेटल का ग्रुप है 10 वाला, तो वो उसमें बाल बेरिंग हम उनसे परचेज जनरल प्रोडक्ट वाले हैं और इनसे मेटल का इनका ग्रुप है और बाल बेरिंग है। ठीक है जी, मटेरियल ग्रुप की मैं परचेजिंग ग्रुप की नहीं बात रहा, मटेरियल ग्रुप की बात कर रहा हूँ 001। अच्छा, फर्स्ट सेलेक्ट द रिटर्न एग्रीमेंट फील्ड। अच्छा जी, रिटर्न, अच्छा रिटर्न एग्रीमेंट फील्ड। अच्छा, इसमें हम लिख रहे हैं कि नो रिफंड। ठीक है जी, 0। इस ये जो वेंडर है नो, अगर कोई ऐसा कोई यहाँ पे रिफ़ंड नहीं है, मसला नहीं, पैसे वापस नहीं होने, जो हो गया काम मुकम्मल हो गया जी। अवेलेबल, फाइनली सेलेक्ट द एंटर बटन। अच्छा, इसमें आ गया जी प्लांट डिलीवरी टाइम, वो कब हमें माल देगा हमारा वेंडर जो है ना। अब इंटरनेशनल आपको मैं बताऊं, जब हम हाईनून टेक्सटाइल में गारमेंट्स में होते थे तो वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम होता था ना, वो है डिलीवरी टाइम। अगर हम बाय सी में अक्सर लेट हो जाते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, शिप बाय एयर करना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपने माल की वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट की होती है और उन्होंने वहाँ पे उनका कस्टमर को पता होता है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे ये माल इस फैक्ट्री में, इस स्टोर में होगा और वहाँ पे उन्होंने जाके उसके कस्टमर ने वहाँ पे बाई करनी होती है वो गारमेंट। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने पूरा इंटरनेट पे ब्रोशर्स हर चीज़ दी होती है। तो यहाँ पे आप देखें वो डिलीवरी टाइम आपको दे रहा है 10 डेज़। ठीक है जी, 10 डेज़, ये वेंडर हमें 10 डेज़ में ये माल देगा। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर आगे टैप कर दिया। उसके बाद आ गया नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इससे हमने क्वांटिटी कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ठीक है जी, ये कितने यूनिट हम इससे परचेज़ कर रहे हैं, 1000। ठीक, 1000 हमने इससे यूनिट्स परचेज़ किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद एंटर कर दिया, टैप कर दिया। टैप करने के बाद वो नेक्स्ट सेलेक्ट था मिनिमम क्वांटिटी कितनी है जी। ठीक है, अब मिनिमम क्वांटिटी क्या होगी, 0। ठीक है, यानी कि अगर कोई बिल्कुल ना सप्लाई करे वो माल।
ठीक है। उसके बाद टैप कर दिया, क्योंकि हमने पूरी क्वांटिटी परचेज़ करनी है। कोई अगर उसने कम की तो हम उसमें आप वैसे इंटरनेशनली 5 या 10% मार्जिन होता है, जैसे उसमें 5-10% लिखा था, लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट क्वांटिटी इनको 1000 ही चाहिए। नो सेलेक्ट द वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब हमने इसको ये नीचे कर लिया स्क्रॉल बाल को। अच्छा, नेक्स्ट, नो यू विल एंटर द परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब आपकी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है ये देखना है इसमें। अच्छा, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा कहाँ पे गई परचेजिंग, और ये नेट प्राइस अच्छा है 21.00। अच्छा, उसके बाद एंटर कर, टैप कर देना जी। टैप करने के बाद कंडीशन यानी वो यूएस डॉलर में, ठीक है जी, यूएस डॉलर में दे रहे हैं। अच्छा, जितने भी हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें करेंसी लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है उसमें करेंसी लिखी होती है। अच्छा, उसके बाद नो सेलेक्ट द एंटर बटन, ठीक है जी। अब हमने ये वाला ऊपर ग्रीन एंटर बटन प्रेस कर देना है। अच्छा, इसमें कोटेशंस, फाइनली सेलेक्ट द सेव बटन। अच्छा, ये सारी अब हमने ये मटेरियल की रिक्विजिशन उसको दे दी है, ठीक है ना, कि ये वाली हमें उस वेंडर को दे दी है कि ये वाली हमें मटेरियल रिक्विजिशन, ये हमारी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन हमने इसमें ऐड कर दी है कि ये इतनी दिन में हमें ये मटेरियल हमें चाहिए सारा। ये हमें अभी मटीरियल पहले हमने वेंडर का रिकॉर्ड बना लिया है, उसमें हमने लिख दिया कि कब हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये अभी हमने उसको नहीं दिया, ये अभी हम अपने ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, क्रिएट परचेज रिक्विजिशन। अब हमने एक रिक्विजिशन रिक्विजिशन बनानी है। You create a purchase requisition manually to register the before creating a purchase order product. When material requisition planning is in run, the SAP system automatically create a purchase requisition. वो हम बाद में अभी करेंगे material requisition planning। वो material requisition planning ये होती है कि हमारा एक प्लानिंग डिपार्टमेंट भी होता है, वो पूरी मटेरियल की रिक्विजिशन प्लानिंग करता है। वो पूरा का एक प्रोसेस है, वो एक सेपरेट है। आप इसको समझ गए तो वो सब प्लानिंग से वो सब चीज़ें जो है ना ईजी हो जाती है समझने। तो डेफिनेटली जब रिक्विजिशन होती है तो उससे पहले एक पूरा प्लान एक डिपार्टमेंट होता है, वो उसके ऊपर पूरी एक लंबा एक प्रोसेस है वो करता है, ठीक है जी। लेकिन मेन काम यही है, अगर आप इसको समझ गए तो वो एक अलाइड चीज़ें हैं। मेन चीज़ ये है कि आप इसको समझ लेना है तो आप समझ लें कि आप हर चीज़ में मास्टर हो गए हैं अकाउंट पेएबल में। अच्छा, मटेरियल में आ गए, क्रिएट परचेजिंग में आ गए, परचेजिंग में परचेज रिक्विजिशन, ठीक है जी। अब क्रिएट कर लीजिए रिक्विजिशन, इसमें है स्टैंडर्ड परचेज, ठीक है नहीं, स्टैंडर्ड परचेज रिक्विजिशन है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, परचेज रिक्विजिशन सोर्स डिटर्मिनेशन, अच्छा जी। फाइनली सेलेक्ट द एंटर बटन। अच्छा जी, इसमें हमने एंटर कर दिया। कौन सा मटेरियल हमने जी वो परचेज़ करना था, सीवीटी, वहाँ पे जो जिसमें पूरी अभी डिटेल बनाई है, सी मटेरियल की बना ली है ना जी हमने पूरी इन्फॉर्मेशन। सीवीटी 100 बॉल बेरिंग जो है वो पहले बना ली थी। अच्छा जी। अच्छा, नो सेलेक्ट द क्वांटिटी रिक्वेस्टेड। हमने अभी पिछले क्वांटिटी कितनी सेलेक्ट की थी 1000, अब इसमें हम 1000 लिख देंगे। क्वांटिटी रिक्वेस्टेड कितनी 1000। परचेज इंफॉर्मेशन हमने अभी पूरी की है ना, उसमें अब ये कर ली हमने, एंटर कर दिया है रिक्विजिशन में, अब डाल दिया। नेक्स्ट सेलेक्ट द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अच्छा जी, अच्छा जी। नेक्स्ट एंटर द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अच्छा, अब डिलीवरी डेट वो आपको इसमें बताया है कि 15 जनवरी 2021 को ये जो कमोडिटी है 15 जनवरी को
15 जनवरी 2021 को ये हमें मिल जाएगी डिलीवरी टाइम। अच्छा, नो इंटर जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है उसमें एक परचेजिंग ग्रुप भी बनाया जाता है, और परचेजिंग ग्रुप के वो उस और ग्रुप वो उसी वही जो ग्रुप का, उसमें एक बंदे को हम ग्रुप का नाम लिख देते हैं, तो जो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है मेन। ठीक है जी। अच्छा जी, वो ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, उसके बाद अब ये जो माल जब आएगा, जो वेंडर हमें भेजेगा, इसकी लोकेशन कहाँ पे, स्टोर कहाँ पे होना है। ठीक है जी, ये स्टोर की लोकेशन है। स्टोर की लोकेशन है सेंट्रल वेयर हाउस। कहाँ पर ना जी, सेंट्रल वेयर हाउस में। और वो 001 है उसका कोड, 001 उसका कोड है। ठीक है। अच्छा, बड़े मज़े की बात यह है कि अगर मैं ये आपको ना भी बताऊं, आप ये ख़ुद भी साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप प्रैक्टिस कर लें, बाद में भी मुझे सुन सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बटन वेरीफाई द डाटा। अब हमने इसको वेरीफाई कर देते हैं। अगर आप मुझे सुनते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब काम करेंगे तो आपको चीज़ें ऐसे ही होगा जैसे आप प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आप टेस्ट इसका दोबारा दे सकते हैं। एग्जिट कर दिया जी। ठीक है, अब परचेज़ रिक्विजिशन क्रिएट कर ली ना। अब वो अब इसको हमने रिलीज़ कर देना है। यानी वो झंडा पकड़ा होता है ना, जैसे ट्रेन जब चलने लगती है, वो झंडा जब नीचे करता है तो उसका मतलब है कि अलाउ कर देता है कि इसको रिक्विजिशन को आगे भेज दिया जाए। ठीक है जी, ये अब परचेज रिक्विजिशन को हमने रिलीज़ करने लगे हैं, झंडा इशू करने लगे। इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू रिलीज़ आ परचेज रिक्विजिशन। अभी जो हमने रिक्विजिशन बनाई है ना, परचेज रिक्विजिशन, उसी को हम अब रिलीज़ करेंगे। ये वाली जो पीछे अभी 10000848। अच्छा, इसको मैं अभी दिखाता हूँ। इसमें अभी जो हमने बनाई है ना क्रिएट, ये देखें इसमें सेव, ये देखें इसकी जो लास्ट है ना, लास्ट उसका नंबर क्या है जो रिक्विजिशन बनाई है, इसका आ नहीं रहा, ये 454। इस जो क्रिएट परचेज रिक्विजिशन है ना, अब इस नंबर को ही हम रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ आप परचेज रिक्विजिशन। ठीक है जी। अच्छा, इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू रिलीज़ अ परचेज रिक्विजिशन। सिंपल, वो जो रिक्विजिशन बनाई उसको अब हम ये देखो 845,454 इसको हम रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, ये रिक्विजिशन परचेज और रिक्विजिशन, और यहाँ पे डिस्प्ले इसके बाद ये रिलीज़ है, और इंडस्ट्रियल है कौन सी है उसको हमने रिलीज़ कर दी है। ठीक है, ये बॉल बेरिंग वाला CBT 100 वाली मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे CBT को लिख दिया, यही वाला जो हम इसको लिखेंगे, ये वाला टाइप करना है आपने। अच्छा, मैंने तो जल्दी करने के लिए इसको आगे कर दिया, लेकिन आप इसको मैंने तो इसको प्रेस कर दिया, इसको